फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है आप लोग का एग्ज़ाम अब मात्र जो है 2 दिनों का समय बच चुका है, ठीक है? और जिनका भी पेपर जो है 8, 9, 10 जून को होने जा रहा है, तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये क्लास आपको स्पेशल सिलेक्शन दिलाने वाला क्लास है। क्योंकि जो आपका नया सिलेबस आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने हर एक प्रश्न को जो है यहाँ पे गेस कर किया हुआ जो है उठाया हुआ है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 8, 9 और 10 जून को जो पेपर होगा, बिल्कुल आप यहाँ से 100% है कि प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बच चुका है। तो हमारे पास भी यहाँ पे प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के प्रश्नों को हमने रखा हुआ है। तो प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और कम समय में हम हर एक प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो आपके लिए सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के साथ हम हाजिर हो रहे हैं। तो तीनों क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा कि जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का जो है सराज ए हिंद सराज ए हिंद या पूर्व का जो है सिराज कहा जाता है? पहला नंबर जीके का प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कमेंट बॉक्स में अपने अपने उत्तर सभी लोग देंगे कि सराज ए हिंद या पूर्व का जो है सिराज किसे कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जौनपुर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। जौनपुर जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। भारत भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि भारत के मैनचेस्टर जो है आ, मैन सॉरी मैग्ना कार्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्ट लिखा है, मैग्ना कार्ट सॉरी मैग्ना कार्ट कहा जाता है? तो मैग्ना कार्ट जो है भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। मैनचेस्टर पूछेगा तो आपको बताना है यहाँ पे कानपुर, ठीक है? तो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो आप लोग कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है बेलगाम अधिवेशन 1924, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। आप
प्रश्नों को टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, जो भी आपको लगता है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है ये है अशोक। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने भी सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है हर्यक वंश के किस शासक को इतिहास में कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को इतिहास में कुणिक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, अजात शत्रु। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में अंतःस्रावित और बाह्यम स्रावित दोनों प्रकार की ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में अंतःस्रावित और बाह्यम स्रावित दोनों प्रकार की ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अग्ना से, बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जोग जलप्रपात जो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक है, किस नदी पर जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। जोग जलप्रपात जो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक है, किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शरावती नदी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शरावती नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हींग के प्रसंस्करण के लिए किस जिले को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताइएगा। आठवें नंबर प्रश्न के जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हाथरस, हाथरस जिला बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 9 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो जिन्होंने बताया है आयरलैंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त आयरलैंड ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी पिंड का भार पृथ्वी के किस स्थान पर नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किसी पिंड का भार पृथ्वी के किस स्थान पर न्यूनतम होता है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी भी पिंड का भार जो है पृथ्वी के, आपको याद रखना है, पृथ्वी के जो केंद्र है, केंद्र पर सबसे कम भार होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, काकोरी ट्रेन कार्रवाई जिले पहले काकोरी कांड कहा जाता था, किस वर्ष जो है घटित हुई। काकोरी ट्रेन कार्यवाही किस जिले में घटित हुई। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। काकोरी ट्रेन कार्यवाही किस वर्ष घटित हुई। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1925 में, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है।
जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से संबंधित है? प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र किस क्षेत्र से मुख्य रूप से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है ये ये क्या पूछा है, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो चरकुला जो है ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वाहनों के अग्रदीपों में मुख्य रूप से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के अग्रदीपों में मुख्य रूप से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, अवतल दर्पण, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है अवतल दर्पण, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अलाई दरवाजा का निर्माण दिल्ली के किस जो है सुल्तान ने करवाया था? मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी भी आपके पास जो है 2 दिनों का जो समय है, अंतिम के 2 दिन, बिल्कुल आप मुझे दे दो और जो भी क्लासेज आपके सामने आ रही है बिल्कुल आप उसे कर लो, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, तो आप लोग जरूर ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भार बढ़ जाता है, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी, भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का सीमित भंडार पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का सीमित भंडार पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, यूरेनियम का जो है सीमित भंडार जो है हम लोगों के कहाँ पे है? बांदा है। आ, आप बताइएगा कहाँ पे आपको लग रहा है? तो यूपी में आपको ललितपुर जो है यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारतीय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि बौद्ध धर्मों के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री अ, संघमित्रा को कहाँ भेजा था? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में रक्त का जो है थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विटामिन के, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गोभी मरुस्थल विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है? गोभी मरुस्थल विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20।
20वें नंबर प्रश्न के जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है एशिया में स्थित है, बिल्कुल एशिया महाद्वीप जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा चिकनकारी के लिए लखनऊ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। आरबीआई की स्थापना आपको याद रखना है 1935, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस वारिस अली शाह की मज़ार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो जिन्होंने बताया है देव शरीफ में, यानी कि बाराबंकी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारत में पहली बार रेलवे और टेलीग्राफ सेवा की जो है शुरुआत की गई थी। रेलवे जो है और टेलीग्राफ सेवा की जो शुरुआत है किसके काल में हुआ है, तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है आंसुओं में निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंजाइम पाया जाता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। आंसुओं में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, लाइसोजाइम लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से राइट उत्तर बताएंगे 26वें नंबर प्रश्न का कि राज्य का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है उपराष्ट्रपति, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है कांच का पीला रंग निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिलाने के कारण होता है। कांच का पीला रंग निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिलाने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, कैडमियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है 28। 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्हें बताया है 5 जून, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिससे हमारा जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। बताइएगा, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिनसे हमारा जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए अब जो है यहाँ से गणित के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग, और हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप देखोगे गणित और रीजनिंग के प्रश्न हम लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर ज़रूर एक बार कर दीजिए, लाइक और शेयर लगा दीजिए इससे क्लास को। कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
36% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र को 190 अंक मिलते हैं और वह जो है 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में कुल पूर्णांक जो है कितने हैं, परीक्षा जो है कितने नंबर का हुआ है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो हम सिंपल तरीके से प्रश्न को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से बन जाएगा कि जो है एक व्यक्ति 36% की आवश्यकता है और उसके अंक है 190 अंक, और कितने अंक चाहिए उसे, 36% अंक चाहिए, पर 36% नहीं आया है जिसके कारण वह फेल हो चुका है। उसका नंबर आया है 190, पर वो हो गया है 26 अंकों से फेल। तो अगर हम 26 अंक इसको दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। पास होगा तो कितने परसेंट हो जाएगा, 36%। अर्थात 36% का जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा ये आपका 6, और ये 9 2 11 की 1, और ये 2, 200 जो है 16। इसने कहा है कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक कितने परसेंट का होगा, 100% का होगा, तो 36% का वैल्यू हो जाएगा 116/36 और गुणे 100। अब देख लो काट के कितने मार्क में कटेगा, 36 के पहाड़े में कट जाता है, छछवा का 36, छतरी 18, 6 मार्क में कटेगा। फिर 6 में 100 से गुणा करोगे तो 600 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल तरीके से आपको पहले समझना पड़ेगा कि प्रश्न में कहा क्या है। इसने कहा है कि जो है 15 वस्तु हैं, इनका क्रय मूल्य अर्थात सीपी जो है कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ से काटोगे, इसका अनुपात निकालोगे तो 3 5 15 और 3 चौका 12, अर्थात सीपी का वैल्यू 4 है। इधर सीपी का वैल्यू ये वाला होगा तो एसपी का वैल्यू इधर वाला हो जाएगा, तो एसपी का वैल्यू 5 है। अगर हम 4 रुपये में कोई सामान खरीद रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें जो है लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ होगा, 4 रुपये का सामान खरीदोगे और 5 में बेचोगे तो लाभ कितने का होगा, एक का। कितने के ऊपर, 4 पे, और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100, 4 के पहाड़े में कट जाएगा कितना, तो 25 चौका 100, 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे पी क्यू आर एक व्यापार में क्रमशः जो है 20,000, 30,000 और 40,000 का जो है निवेश करते हैं। अंत में वे जो है 18,000 लाभ कमाते हैं, तो लाभ में क्यू का हिस्सा ज्ञात करें। जो लाभ हुआ है उसमें क्यू का जो है हिस्सा कितना रुपया आएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सिंपल तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम कितने कितने रुपए लगाए हैं ये निकालना पड़ेगा। देखिए पी क्यू आर इनके पास 20,000 है, 30,000 है, 40,000। इनका अगर हम निकाल देंगे रेशियो तो ये 4 जीरो से 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो और 4 जीरो से 4 जीरो, अर्थात पी के पास हो जाएगा 2 अनुपात क्यू के पास हो जाएगा 3 अनुपात आर के पास हो जाएगा 4। इसने कहा है कि अंत में टोटल जो लाभ है 18,000 है, तो हम अनुपात निकाल लिए तो इसमें एक्स वाई जेड लगा लो। हम देख रहे हैं कि टोटल जो पैसा ये कमाए हैं, चाहे लाभ हो रहा है 4 3 और 2, तो 4 3 7 2 9 एक्स, और ये कह रहा है कि नहीं टोटल जो है पैसा है ये 18,000 रुपया है। यहाँ से एक्स का वैल्यू कटेंगे तो 2,000 रुपया। इसने पूछा है क्यू का हिस्सा, तो क्यू का हिस्सा कितना है 3 और एक्स का वैल्यू है 2,000। गुणा करेंगे तो 2 3 6,000 रुपया जो है क्यू को लाभ मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है। मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 40 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह जो है 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। जैसे समझिएगा ये ट्रेन हो गई और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो इसको पार कराना है तो आपको ट्रेन की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों को पार करना पड़ेगा, तो ही ट्रेन पूरा का पूरा बाहर होने वाली है प्लेटफॉर्म से। तो हम यहाँ पे
समय निकालना है तो अ, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी। दूरी कितना है, 400 मीटर की तो लंबी ट्रेन है और 600 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो 6 4 10, अर्थात पूरे 1000 मीटर जो है लंबा पार करना है आपको दूरी। कितने की स्पीड है, तो 60 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे देखो ये मीटर में है और किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 18। ये ऊपर चला जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये नीचे है कोई चीज़ तो ये पलट जाता है, बट्टा वाला चीज़ पलट जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा ऊपर। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दो, छत्री छत्री 18 3 हो जाएगा, 5 के पहाड़ में ये 20 × 5 = 100। 20 में 3 से गुणा करेंगे, 20×3 = 60 सेकेंड जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। 60 सेकेंड का समय लगने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है में एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की जो है वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। किसी वृत्त की त्रिज्या में अगर 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे कि जो है एक वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और यहाँ पे जो नया वृत्त है इसका क्षेत्रफल मान के चलो ये r² हो गया। तो यहाँ पे पाई और पाई बिल्कुल कॉमन हो गया, ठीक है, तो इसको तो हम यूज करेंगे नहीं। 10% का वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि अगर 10% है तो 10/100 कर लो, यहाँ पे 10/100, इसका फ्रैक्शन तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1/10, अर्थात 10 से बढ़ के एक 11 हो जाएगा, अर्थात 10 का स्क्वायर तो इधर 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक बढ़ेगा 10 पे तो 11, तो यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे 11 ग्राही 121, तो 100 वाली चीज कितना हो रहा है, 121, तो कितना वृद्धि हुआ, 21% का। कितना बढ़ेगा उसकी जो है क्षेत्रफल में, तो 21%। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को लगाया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है, बताइएगा। सभी लोग बताएंगे। रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पे 3 लिखा है, 6 लिखा है, 16 लिखा है, 32 लिखा है, 57 लिखा है, तो अगला पद क्या। सबसे पहले देखोगे अगर तो 3 से 7 पे जाना है, तो 3 में 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, 3 दूनी 6 1 7। इसके आगे चलोगे तो 7, 7 में 2 से गुणा कर दो, 7 दूना 14 और 2 जोड़ दो, ये हो जाएगा 16। फिर उसके आगे चलोगे तो ये हो जाएगा 16, 16 में 2 से गुणा करो, 16 दूना का 32, ये तो डायरेक्ट ही 32 लिखा है। और यहाँ पे 32 दूना का 64। कोई लॉजिक लग रहा है आपको, कोई लॉजिक मिल रहा है, कोई भी लॉजिक, ये वाला तो बिल्कुल गलत लॉजिक है, ठीक है। दूसरे लॉजिक पे अगर हम चलते हैं तो देखिए 9 से हमें क्या बनाना है, 3 से 7 बनाना है, तो 3 से 7 अर्थात 4 का बढ़ोतरी हुआ, 7 से 16 अर्थात 9 का बढ़ोतरी हुआ, 16 से 32 अर्थात 32 का बढ़ोतरी हुआ, सॉरी 16 का बढ़ोतरी, 16 दूना 32। फिर यहाँ से 32 से ये हो जाएगा कितना, 5 और 2 25 का, तो इसके आगे कितना का, तो देखिए ये 2 का वर्ग है, 9 जो है 3 का वर्ग है, 16 जो है 4 का वर्ग है, 25 जो है 5 का, तो इसके आगे हम 6 का वर्ग करेंगे 36, तो 36 जोड़ लो, 7 6 13 के 3, 5 3 8 1 9, 93 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। 93 जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि स्क्वायर को एक कुट भाषा में ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में ट्रेंगल को जो है क्या लिखा जाएगा, अब बताइएगा। सभी लोग बताएंगे। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से प्रश्न है, अगर आप देखोगे तो एस को लिख रहा है टी, क्यू को लिख रहा है एस, यू को लिख रहा है भी, ए को लिख रहा है बी, आर को लिख रहा है एस, ई को लिख रहा है एफ, सब में +1 किया है। तो अगर आप भी उसी प्रकार कर देते हो, ई के बाद क्या होता है एफ, अंत में एफ आना चाहिए, बिल्कुल गलत। एल के बाद क्या होता है एम, जी के बाद एच, एन के बाद ओ, एन के बाद ओ सभी में है, ए के बाद बी, बी यहाँ पे सी लिखा, बिल्कुल गलत। और आई के बाद
जे, आई के बाद जे, आई के बाद जे यहाँ पे नहीं है तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरी माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। उस महिला का विजय से क्या संबंध है? सबसे पहले प्रश्न में आपको समझना है कि पूछा क्या गया है। इसने कहा है कि जो है विजय ने कहा, तो सबसे पहले आप समझ लो कि आप विजय हो। वह मेरे माता के इकलौते पुत्र, विजय कह रहा है कि किसी महिला के बारे में कि वह मेरे माता, विजय है, विजय की कोई माता है, माता के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र, विजय के माता का इकलौता पुत्र, ये तो खुद ही की बात कर रहा है, इकलौता पुत्र की पुत्री है। इसकी पुत्र की पुत्री अर्थात ये विजय की कौन है? पुत्री है। उस महिला का विजय से क्या संबंध है? विजय की महिला कौन लगेगी? तो विजय की महिला क्या लगेगी? पुत्री। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सुबह के समय अमित सूर्य की ओर पीठ करके जो है जलना शुरू किया, पीठ करके चलना शुरू किया, मतलब सूर्य के उल्टा दिशा में चल रहा है। कुछ समय बाद वह जो है बाएं मुड़ता है और फिर जो है दाएं मुड़ता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है ये हमें बताना है। ये आज का जो है होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोग जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और इस क्लास का राइट उत्तर जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। मिलते हैं हम लोग दोपहर वाले समय में, तब तक के लिए धन्यवाद।